हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो अभी तक मैंने इसमें 21 क्लास ली हैं, ओके, और ये 22वीं क्लास है। प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। बहुत तेज़ी से करना है, हम लोग को 30 प्रश्न कंप्लीट करने हैं, ओके। पहला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। अगर वातावरण यानी वायुमंडल से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल कर फेंक दें, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो ही ना वायुमंडल में, तो कौन से ऐसे मतलब जीव हैं जो प्रभावित होंगे। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक मतलब पेड़ पौधे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं, यानी सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ पौधे। तो उनको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो उत्पादन करते हैं भोजन का, इसलिए उनको प्राथमिक उत्पादक बोला जाता है। तो सबसे पहले यही प्रभावित होंगे, यानी पेड़ पौधे सूख जाएंगे, गायब हो जाएंगे, क्योंकि भोजन बना ही नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या, ओके। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उत्पादकों को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, जैसे हिरन, खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे भेड़िया वगैरह हो गया, ओके, सियार, भेड़िया। तो ये भी मांसाहारी होते हैं। लेकिन एक होता है तृतीयक उपभोक्ता, जो उच्च मांसाहारी होता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है, तो उसको तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे शेर, चीता, ये सब उच्च मांसाहारी हैं। मतलब ये मांसाहारियों को खा लेते हैं, शाकाहारियों को खा लेते हैं। यानी ये तृतीयक उपभोक्ता जो है, ये इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, दोनों को, प्राथमिक को भी खा लेगा और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को खा लेगा, ओके। शेर जो है ये हिरन को भी खा लेगा और सियार को भी खा लेगा, भेड़ को भी खा लेगा। तो बेसिकली पूछ रहा था, वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे। तो सर्वप्रथम तो प्रभावित होंगे प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं, ओके। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है। यानी अम्लीय वर्षा होती है तो भाई इमारतों को नुकसान होता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ड्राई डिपोजिशन, ऑप्शन बी स्टोन लेप्रोसी, ऑप्शन सी एरोसॉल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आप याद रखिए, ड्राई डिपोजिशन कहते हैं, ओके। ड्राई डिपोजिशन, अम्लीय वर्षा से जो हमारी इमारतें हैं, बेसिकली ताजमहल बहुत ज़्यादा उसका क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको ड्राई डिपोजिशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1978, 1970, 1979, 1980। तो ये मानिए 1977-78 के आसपास, ओके। तो ये ऑप्शन सही होगा, 77 नहीं दिया इसमें, 78 दिया है, तो यही सही होगा, 78 वाला ही सही होगा। 77 दिया होता तो 77 लगाते, यानी 1977-78 के बीच में जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकट का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रौद्योगिकी विकास, ग्रामीण विकास। मतलब कौन सा ऐसी चीज़ है, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण होता ही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, समझ लीजिए। तो औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधे लगाते हैं, तो इससे तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नगरीकरण, इससे भी होता है। प्रौद्योगिकीय विकास, इससे भी होता है, लेकिन ग्रामीण विकास से नहीं होता, ओके। ग्रामीण विकास से कोई भी पर्यावरण संकट या प्रदूषण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। हरित गृह प्रभाव नाम दिया किसने। अब यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। हैंसन ने, टेलर ने, टेंसले ने, जे फॉरियन ने। यहाँ पर 1 मिनट में रुकूंगा, आपको समझाऊंगा। देखिए, हरित गृह प्रभाव नाम जिसने दिया था उसका यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है। वास्तव में किसने दिया था, एक नाम था निल्स गुस्टफ एकाहोम, याद रखिए, 1901 में दिया था। एक व्यक्ति था, निल्स गुस्टफ एकाहोम व्यक्ति था, उसने हरितगृह शब्द का प्रयोग किया था, ओके। लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो हम किसको मानेंगे। तो देखिए, टेलर, टेंसले होंगे नहीं, ये दो पहले ही हट गए। अब दो नाम यहाँ पर आता है, एक तो जे फोरियर। तो जे फोरियर ने सर्वप्रथम हरितगृह प्रभाव के अस्तित्व का पता लगाया था, ओके, कि हरितगृह प्रभाव नाम की कोई चीज़ होती है।
लेकिन नाम जो दिया था वो मैंने आपको बताया, तो ये नहीं होंगे। और जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शन नहीं, तो यहाँ ऑप्शन 1 बचता है हैंसन, ये आप हैंसन लगा दीजिए। ओके, ये 2 होंगे नहीं। इन्होंने अस्तित्व को बताया था, ना कि शब्द दिया था। वो शब्द पूछ रहा है नाम किसने दिया, तो हैंसन ने लगा दीजिए। हो सकता है उनका दूसरा नाम हैंसन रहा हो, आगे पीछे कोई हैंसन लिखा रहा हो। ओके, मुझे कंफर्म नहीं, बट हैंसन ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन ए। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 61 में, 1917 में, 1976 में, 1981 में। ओके, तो आपको बताना है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, 16 मई को ये लागू हुआ था 1981 में, लेकिन पारित हुआ था 29 मार्च 1981 में। ओके, 29 मार्च 1981 को पारित हुआ और लगभग 1.5-2 महीने बाद यानी 16 मई 1981 को ये लागू हुआ। दोनों ही एक ही वर्ष में हुआ था, हालांकि महीना बदला था। पारित हुआ मार्च में, मार्च 1981 में, लागू हुआ मई 1981 में। तो यहाँ पूछा है कि कब पारित हुआ था, तो 1981, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके, दिमाग लगाइए। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत 0.5 से अधिक नहीं है? पूछ रहा है कौन सी ऐसी गैस है जिसका प्रतिशत 0.5 से अधिक नहीं, मतलब कम है। ओके, तो ऑर्गन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको समझ लीजिए। तो देखिए 0.5 से कम हो लेकिन अधिक ना हो, तो ऑक्सीजन 21% है, जो कि 0.5 से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ये होगा नहीं। नाइट्रोजन 78% है, तो ये दोनों गैसें तो होंगी नहीं। ओके, क्योंकि ये 0.5 से अधिक है। पूछ रहा कौन सी नहीं है अधिक। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन की प्रतिशतता है 0.9, तो 0.5 से ये भी अधिक है। ओके, और इसमें एक गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा बहुत कम है, आप देख लीजिएगा, शायद 0.01% है। ओके, 0.01%, तो ये 0.05 से कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सही होगा। ओके, कौन सी गैस का प्रतिशत 0.5 से कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। बाकी सारी गैसें ज़्यादा मात्रा में हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था? ओडम ने, कोपेन ने, ट्रिवामी ने, फॉरमैन ने। ओके, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है डी सही होगा, जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। ओके, जोसेफ फॉरमैन या फार्मन बोलिए, इन्होंने सर्वप्रथम पता लगाया कि ओजोन छिद्र उपस्थित है कहाँ? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के पास ओजोन छिद्र उपस्थित है, यानी ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो फॉरमैन ने, इनका पूरा नाम था जोसेफ फॉरमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? यानी किस चीज़ से भूमि प्रदूषण नहीं होता है? मृदा अपरदन, कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, या ऑप्शन डी नगरीय अपशिष्ट का जमाव। तो किससे भूमि प्रदूषण नहीं होता है? तो पहले ये आप देख लीजिए कि किससे होता है। नगरीय अपशिष्ट, इससे तो होता है, मतलब नगरीय गंदगी अगर जमा हो जाती है, कूड़ा करकट, तो उससे भूमि खराब होती है उससे, तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी प्रदूषण होता है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। कीटनाशकों के प्रयोग से भी प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण, तो ये भी नहीं होगा। वो पूछ रहा है कौन सा कारक नहीं है, तो मृदा अपरदन, इससे भूमि को कोई प्रदूषण नहीं होता। मृदा अपरदन दूसरी प्रक्रिया है। ओके, मृदा खराब होती है वो बात अलग है, लेकिन प्रदूषण दूसरी चीज़ है, अपरदन दूसरी चीज़। तो भूमि प्रदूषण जो है वो मृदा अपरदन से नहीं होता है, बाकी इन तीनों कारकों से भूमि प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार, तब आपको समझ में आएगा। ये जो नहीं है ना, ये बहुत काम का होता है, बहुत लोग इसको पढ़ते ही नहीं। वो देखते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, जल्दी पढ़ ले, बस लगा दिए कोई टिक, 3 दिख रहा है, जिस पर नज़र गई उसी को लगा दी। ध्यान से पढ़ना है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए वृक्षों के द्वारा, ऑप्शन बी मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी प्रकाश के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे। ओके, तो वायु प्रदूषण कम होगा, तो वृक्ष यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। हालांकि ऑप्शन डी दिखा रहा है गाइड में, जो कि बिल्कुल गलत होगा। सूर्य प्रकाश के द्वारा वायु प्रदूषण को हम कम नहीं कर सकते, वृक्ष लगा करके ही वायु प्रदूषण कम करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा।
तो गाइड में बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी PETA, ऑप्शन सी WHO UN, ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पर WWF, ये WWEF वाला नहीं है, लड़ाई वाला। ओके, एक दूसरा संगठन है, इसका वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। ओके, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, यहाँ पर यन होता तो कहीं कहीं यन लिखा होता है, कहीं कहीं नहीं लिखा होता। वर्ल्ड वाइड फंड आप जानिए, तो WWF आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए अगर विश्वास ना हो तो। मतलब कहने का मतलब विश्वास आपको होगा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए सर्च जरूर किया कीजिए। ओके, मेरी बातों पर अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि सर हो सकता है गलत बताएं, तो आप ज़रूर उस प्रश्न को तुरंत गूगल कीजिए या कहीं से भी अपने सर से पूछिए, जो आपको पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ लेकिन मैं दूर का हूँ, जो पास के नज़दीक के सर हूँ उनसे पूछिए। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, यहाँ देखिए घटा आते हैं लिखा है, तो थोड़ा सा बड़ा आ नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, किसका अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, उसी से अपना भोजन बनाते हैं। ओके, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर पेड़ पौधे प्रदूषण को कैसे घटाते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशतता सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, तो ये क्यों कम है? क्योंकि पेड़ पौधे अगर हम लगाएंगे तो एक घटा देते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न हम लोग करते हैं अब। अगला प्रश्न है 544 नंबर का, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम क्या है? मनुष्य में कैंसर उत्पन्न होता है, चमड़ी जलती है, शिशु विकृतियाँ, उपरोक्त सभी। मतलब जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंचती है तो कौन कौन से रोग पैदा करती हैं? तो वैसे इसमें तो दिखा रहा है गाइड में ऑप्शन बी, चमड़ी का जलना। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी सही है, लेकिन त्वचा संबंधी कैंसर भी होता है, शिशु विकृतियाँ, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उपरोक्त सभी आप सही लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी, ये सही होगा। गाइड में गलत दिया, वहाँ सिर्फ चमड़ी का जलना दिया। चमड़ी जलती है ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा त्वचीय कैंसर होता है, वो तो दिया ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन वैसे सही नहीं है बी वाला, तो इसलिए हम उपरोक्त सभी लगाएंगे। ओके, ओजोन परत के क्षरण को रोकने में मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? 72, 92, 82, 87। ओके, एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, और ये समझौता हुआ था 16 सितंबर को 1987 में। ऑप्शन डी आपका सही होगा, 1987 में 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है बहुत ही सरल है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? यानी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो दोनों में पढ़ाया जाता है? भौतिक विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है और पर्यावरण विषय में भी पढ़ाया जाता है। कौन सा ऐसा टॉपिक है? जलवायु संबंधी, ऊर्जा संरक्षण संबंधी, बलों के प्रकाश, कार्य सामर्थ्य। तो कार्य सामर्थ्य तो भैया साइंस में ही पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान में। ओके, ये जलवायु में नहीं पढ़ाया जाता। बलों के प्रकार, ये भी जलवायु में नहीं पढ़ाया जाता। ऊर्जा संरक्षण, ये भी जलवायु में नहीं पढ़ाया जाता। जलवायु जो है ये पर्यावरण में भी पढ़ाया जाता है, भौतिक विज्ञान में भी। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, जलवायु संबंधी चीज़ें भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय दोनों में पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जैविक पर्यावरण में शामिल है कौन कौन सी चीज़ें? जैविक पर्यावरण मतलब सजीव है कौन कौन सी चीज़ें जिसमें जान है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, उपभोक्ता मतलब जीव जंतु, अपघटक मतलब जीवाणु और कवक। तो इन सभी में जान होता है, तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उपरोक्त सभी। ओके, इन सभी से संबंधित है। पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अकाल, बाढ़, भुखमरी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका ये भी ऑप्शन सही होगा। ओके,
क्योंकि भाई अगर पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, फसलें नहीं हो पाएंगी। जब तापमान अधिक होगा तो फसल नहीं होगा, कृषि नहीं हो पाएगी। जब कृषि नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे, यानी अकाल पड़ जाएगा। ओके, तो भूखमरी पैदा होगी, अकाल पड़ेगा। बाढ़ कैसे आएगी ताप बढ़ने से, जब ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो बर्फ़ के सिल्ली हैं जब वो पिघलेंगे तो आसपास के क्षेत्रों को डुबो देंगे, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर। ओके, तो आप इसमें उपरोक्त सभी आपका सही होगा। जिस विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं। ओके, यानी जिस विषय की सहायता से हम लोग, 1 मिनट में कलर इसका ये वाला कर देता हूँ, जिस विषय की सहायता से हम लोग पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वो सब किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो वो सब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ही सही होगा। सामाजिक अध्ययन गलत होगा, जीव विज्ञान गलत होगा, खगोल विज्ञान गलत होगा। ओके, पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण तो ही होगा, तभी तो नाम पड़ा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है, यानी पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा। मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूँ क्योंकि ये लास्ट पेज है, 2-4 प्रश्न बचे हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में, क्योटो में। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और द्वितीय कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ओके, तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले में ही करा दिया था। अगला है पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता का, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रश्न समझने में 1 मिनट, प्रश्न शायद सही से, हाँ, पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया गया था। पर्यावरण जागरूकता का सृजन, यहाँ सृजन बाद में लिखा है। ओके, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, मुझे लगा है प्रश्न थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा, लेकिन सही है, अब समझ में आया। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, व्याख्यान द्वारा, अध्ययन द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा। यानी पर्यावरण जागरूकता हम कैसे ला सकते हैं, भाषण दे करके। व्याख्यान का मतलब भाषण देना, लोगों को समझाना बुझाना। क्या इसके द्वारा हो सकता है, अध्ययन द्वारा, क्या हम पढ़ लिख कर पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं। समूह वार्तालाप, ग्रुप में डिस्कशन करके जान सकते हैं, नहीं। ये सब हैं एक तरीका, लेकिन उतना प्रभावी तरीका नहीं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण करना। आप जाइए, प्रकृति को देखिए और गौर से देखिए कि उसको कैसे, कितना नुकसान हो रहा है, किस वजह से। ओके, तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा हम पर्यावरण जागरूकता का सृजन कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। वैसे वो भी तीनों सही हैं, लेकिन जो एकदम सही हो उसे लगाना पड़ेगा। ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, ये ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका ये प्रश्न आज का है आपके लिए। ओके, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैं इसका एक चीज़ आपको बता देता हूँ, गाइड में दे रहा है जापान, जो कि मेरे ख्याल से गलत होगा। मुझे डाउट है इसमें ना, इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप, कई लोग कमेंट करेंगे तो सही चीज़ें पता चलेंगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। अभी हम थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हरित गृह गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाइना करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत उत्पादन अमेरिका करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना कार्बन डाइऑक्साइड का, और सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत उत्पादन अमेरिका कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, वो पूछ रहा है जितनी भी हरित गृह गैसें, चाहे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, उन सभी का मिलाकर के सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है। तो ये प्रश्न इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, अगर ये पूछता कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है तो चाइना लगा देते हैं। अगर व्यक्तिगत कार्बन डाइऑक्साइड पूछता तो अमेरिका लगा देते। वो दोनों पूछा ही नहीं, वो पूछ रहा है हरित गृह गैसों का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम ही नहीं है। तो इसलिए प्रश्न आप लोग ढूंढिए और इसका उत्तर ढूंढिए। ओके,
और बताइए कमेंट बॉक्स में। पारितंत्र में होती है, क्या होती है? ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, ऊर्जा व खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों को हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों को लाभ। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, दोनों को हानि होता है, ऊर्जा व खनिज दोनों को हानि होता है, ऑप्शन सी सही होगा। एक पेज और बचा था, मुझे लगा आपका ये जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन एक पेज बचा था, इसको भी कर लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन है। जैविक समुदाय में निरंतरता पाई जाती है पौधों और पौधों के बीच, पौधों और जंतुओं के बीच, पौधों और सूक्ष्म जंतुओं के बीच, पौधों और जंतुओं के बीच, उपयुक्त सभी के बीच। ओके, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी के बीच होगा, आप लगा दीजिए। बाकी इसको समझना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या दिया, पौधों और पौधों के बीच, पौधों और जंतुओं के बीच, जंतुओं और सूक्ष्म जंतुओं के बीच, यहाँ में नहीं होगा, या पौधों और जंतुओं के बीच, तो उपयुक्त सभी लगा दीजिए, सभी के बीच। ओके, निरंतरता वाला क्वेश्चन आ जाए जैविक समुदाय में तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी के बीच। अजीब क्वेश्चन है तो इसको याद जरूर रखिएगा। स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव, यहाँ जैव होगा, टाइपिंग मिस्टेक। स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्नलिखित में से किसे भलीभांति विकसित कर सकती है? यानी जीव जाति है, जैव मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु, वो निम्नलिखित में से किसे भलीभांति विकसित कर सकती है? अपनी वंश वृद्धि को, जैवीय समुदाय को, विभिन्न समूहों को, इनमें से किसी को नहीं। तो भाई वो अपनी वंश वृद्धि को ही आगे बढ़ा सकती है, उसी को विकसित कर सकती है। यानी कि पेड़ पौधा है तो आगे पेड़ पौधा ही उगाएगा, कोई जीव जंतु है, कोई बकरी, तो आगे बकरी ही उससे पैदा होगी, तो अपनी वंश वृद्धि को ही वो आगे बढ़ाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से क्या होता है? जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, औद्योगिकरण से उपरोक्त सभी होता है। फ़ोन भी आने लगा घर से। ओके, क्योंकि घर भी जाना है तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपको, मैंने फ़ोन कट कर दिया। भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक क्या हुआ है? वन विनाश, जल संकट, भू क्षरण, इनमें से कोई नहीं। तो भाई औद्योगिकरण मतलब उद्योगों को लगाते हैं तो कहाँ लगाएंगे? जंगलों को ही साफ करके लगाते हैं, तो वन विनाश सबसे ज़्यादा हुआ, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव क्या है? पारिस्थितिक संकट, असंतुलित मानव बसाव, संसाधनों का दुरुपयोग, उपभोक्ता संकट। यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ेगी तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, ऑप्शन ए सही होगा। ये असंतुलित मानव बसाव, संसाधनों का दुरुपयोग, उपभोक्ता संकट, ये तो बाद की समस्या है। ओके, सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा? पारिस्थितिकी संकट, यानी पर्यावरण पर संकट आएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण पर संकट आएगा। ओके, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है मल निकासी से, जलाव लकड़ी से, आवासीय समस्या से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से होता है भाई, पर्यावरण असंतुलन सभी से होता है, जलाव लकड़ी से होता है, मल निकासी से होता है, आवासीय समस्या से होता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ, बहुत तेज़ी से मैंने पढ़ाया, जल्दी में हूँ क्योंकि मैं थोड़ा अलग साइड में बैठा हूँ, गाँव से हटकर। ओके, दूर बैठा हूँ तो मुझे घर जाना पड़ेगा और अंधेरा हो चुका है, रात के 9:30 के करीब होने वाले हैं, 9 बज रहे हैं, शायद 9 बजने वाले हैं, अभी 9:30 नहीं बजे हैं, 9 बजने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट।